तो दोस्तों, आप सभी का यहाँ पर ग्लोबल यूनिट पे तकनीकी समस्या निवारण और लाइव में आपका स्वागत है। और आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सत्र अच्छा लगेगा। ये केवल और केवल तकनीकी समस्याओं के लिए ही ये सत्र है। बहुत बढ़िया। तो मेरा नाम एटिन फॉर्ट है और मैं सह होस्ट हूँ या मेजबान हूँ यहाँ पर, और एशिया पैसिफिक काउंसिल का भाग हूँ, साथ ही एजेंट हूँ पार्टनरशिप, एवरेज पार्टनरशिप प्रोग्राम में, और साथ ही सदस्य हूँ वर्ल्ड जनरल फॉर पीस एसोसिएशन का। तो आगे बढ़ते हुए मार्शल हमारे साथ इन सत्रों का हिस्सा नहीं होंगे, केवल मैं हूँगा। तो आज हम सब बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने ग्लोबल यूनिट पे खाते को कैसे स्थापना कर सकते हैं। और अगर आप लोग कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले, अगर आपने ग्लोबल यूनिट पे गए होंगे तो आपने एक नया डिजाइन देखा होगा जो कि बहुत ही बढ़िया है। और ये ग्राहकों के लिए इस प्रकार से निर्माण किया गया है जिसके माध्यम से ये अनुकूल हो ग्राहकों के लिए। और हमारी यही कोशिश है कि ये प्रतिदिन आपके दैनिक उपयोग के लिए बेहतरीन बनाया जा सके। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग एक एक करके कदम से कदम मिलाते हुए हम प्रक्रिया को समझेंगे, और इसके बाद में हम लोग आपके साथ प्रश्न उत्तर के दौर से गुजरेंगे। तो अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो कृपया करके जो प्रश्न उत्तर का बॉक्स है नीचे इस जूम सेशन के, तो आप वहां पर जरूर देख सकते हैं, डाल सकते हैं अपने प्रश्नों को, और हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे इस सत्र के अंत में। तो अगर आप मुझे बेहतरीन रूप से देख और सुन पा रहे हैं तो कृपया करके चैट के अंदर मुझे 8 नंबर दीजिए। देवी और सज्जनों, कृपया हमें 8 नंबर दीजिए अगर आप हमें देख और सुन पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का। क्या बात है, सभी लोग आ रहे हैं, क्या बात है, सभी लोगों ने अपनी प्रतिपुष्टि दी है, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, जब आप ग्लोबल यूनिट खाते को सेटअप करते हैं तो आप कहाँ चाहते हैं, आप लॉग इन करते हैं www.jtinet.ch। ये हमारा ब्राउजर का एड्रेस है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसी प्रकार की स्क्रीन देखने को मिलेगी जिस प्रकार से इस समय आप देख पा रहे हैं। इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, लेकिन आने वाले कुछ सप्ताहों में हम इसके बारे में बात करेंगे। अगला कदम आपका क्या होगा कि आप खाता खोले वाला जो बटन है उस पे क्लिक करेंगे और आप पहुंच जाएंगे अगली स्लाइड पर। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर हमें वो सभी जानकारी को दर्ज करना है जिसके माध्यम से सरकार के साथ ये अनुकूल हो। तो केवाईसी जो हमारे आधिकारिक लोग हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं सभी लोगों की पहचान को। तो हमें ये इस हिसाब से समान हमें जानकारी यहाँ पे डालना है कि सभी ईमानदारी से और सच्चाई से सटीक रूप से भरी जाए। तो सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, फिर उपनाम भरना है, फिर उसके बाद आपको अपना ईमेल दर्ज करना है, और ये वैसा ही होना चाहिए जिस प्रकार से आपने इवोरिच खाते के लिए इस्तेमाल किया था। और ये बहुत ही बढ़िया रणनीति है जिसको हमने लागू किया उससे भी पहले, जब मैं ग्लोबल यूनिट पे का भाग बना। तो जो आपका ग्लोबल यूनिट पे खाता है और जो बैक ऑफिस है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से आपको ईमेल पता वही लिखना है जैसा आपने इवोरिच में डाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, और वो जरूरी नहीं है कि जो आपने इवोरिच के लिए पासवर्ड उपयोग किया है वही आप यहाँ डालें, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वो कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए जिसमें एक कैपिटल लेटर और एक चिन्ह हो।
तो इसके बाद जो अंतिम कदम है, उसके अंदर ये जो 2 डब्बे हैं, आप उस पे क्लिक करेंगे कि मैं यहाँ पे इस बात का पुष्टिकरण करता हूँ कि 18 साल से ऊपर की मेरी उम्र है और मैं सभी दस्तावेज़ों और अनुबंधों से सहमत हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी आयु 18 साल से ऊपर हो और तभी आप इस पे क्लिक करें। और फिर हमें यहाँ पे ये सुनिश्चित करना है कि जो प्रत्येक खाता है, वो क्या शब्द है उसके लिए? मतलब आप जो भी खाता है वो बिल्कुल वास्तविक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई रोबोट का कोई खाता है। आप दूसरा ग्लोबल यूनिट पे खाता नहीं खोल सकते हैं। तो इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना है कि एक व्यक्ति के लिए एक ही ये बॉक्स है, एक ही खाता खोला जा रहा है। तो उसके लिए आई एम नॉट अ रोबोट बटन बनाया गया है जिस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं और क्रिएट अकाउंट यानी खाता खोलने पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप अगले पेज पे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बड़ा नीला बटन है जो कि कह रहा है कि आप मेरी प्रोफाइल पे जाएं, जब भी आप ये नीला बटन देखेंगे इस प्रस्तुति में, इसका ये मतलब है कि आपको ये बटन देखते ही काम करना है। और आप अगर अगले कदम पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीजों को पूरा करना जरूरी है। और अगर इस पे आपको अगर ये ग्रे कलर का दिखाई देता है तो इसका मतलब है आपने इस पेज पे जो भी चीजें डालनी है, भरनी है, सो आपने नहीं करी है। तो इसलिए, और जैसे आप सब दस्तावेजों को यहाँ पे भर देते हैं तो ये बटन जो है नीला हो जाता है। फिर आप देख सकते हैं हमारी संपर्क ग्राहक समर्थन डेस्क के लिए यहाँ पे ये ईमेल दिया गया है, info@globalunitpay.ch। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ईमेल पता आपको जरूर प्राप्त हो, क्योंकि इसी के माध्यम से आप संपर्क कर पाएंगे स्वयं और हमारी टीम के बीच में एक संपर्क बना पाएंगे। तो धन्यवाद है आपका। और आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि ये एक अनिवार्य कदम नहीं है, लेकिन आप इसमें चुन सकते हैं और काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है, मेरे को जो पसंदीदा मेरे लिए जो मुद्रा होगी वो यूरो, स्विच बैंक या यूएसडी में मैंने यूएसडी को चुना है। तो ज्यादातर हमारे जो भागीदार हैं वो भी शायद यूएसडी पसंद करें, पर कुछ लोग जो हैं वो यूरो पसंद कर सकते हैं। तो आने वाले समय में हम यहाँ पे और ज्यादा मुद्राएं आपके लिए उपलब्ध करेंगे हमारे इस मंच पर। तो ये दोबारा से और भी ज्यादा आपके लिए पहुंच बनाने योग्य होगा। यकीनन इन चीजों में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो यूएसडी और यूरो और इसी प्रकार से जो बाकी अन्य मुद्राएं हैं उनमें से आपको अपनी पसंदीदा मुद्रा को यहाँ पे चुनना है और इसके बाद आप अगली स्लाइड पर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो पहला कदम है वो ये है कि हमें हमारे ईमेल का सत्यापना करना है, उसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे ये जो नीला बटन है वेरीफाई योर ईमेल, इस पे आप क्लिक करेंगे और ये आपको पहुंचा देगा अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। धन्यवाद। जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करेंगे ये आपको एक स्वचालित रूप से ईमेल भेजेगा उस पते पे जो आपने ईमेल दर्ज किया था शुरुआत में। तो आप सभी जो फोल्डर हैं आपके ईमेल के, उन सभी को आपको जांचना है। इसमें 1 या 2 मिनट के भीतर आपको ईमेल प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको ईमेल जो हमें अगली एक स्लाइड पे हम आपको दिखाएंगे, अगर वो आपको नहीं प्राप्त होता तो आप ये रीसेंड बटन है, इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो आइए आप पहुंचते हैं अगली स्लाइड पर। धन्यवाद। तो अगर आप ये ईमेल नहीं देखते हैं जिस पे जो सब्जेक्ट है कि ये जो आपका खाता है ये सफलतापूर्वक खोलने जा रहा है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये ईमेल आपको नहीं मिलता है तो दोबारा से ईमेल के सभी फोल्डर को आपको देखना है, चाहे वो स्पैम फोल्डर है या बाकी फोल्डर है। आप वहां पे जब जांच कर लेते हैं तो आप ये ग्लोबल यूनिट पे से ईमेल प्राप्त करेंगे और इसको खोलते ही आपको ये नीले रंग का आपका अपना अनूठा लिंक प्राप्त होगा। तो या तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं या
आप क्या कर सकते हैं, इसे हाईलाइट कर सकते हैं और अपने ब्राउजर पे पेस्ट करके आप अपने ईमेल पते को वेरीफाई कर सकते हैं। आइए अगली स्लाइड पर चलें। तो बहुत बढ़िया, हमने एक कदम तो पूरा कर ही लिया है ना, ये बढ़िया। तो अब हम हमारा जो फोन नंबर है हम उसे वेरीफाई करेंगे। आपका ये जो नीला बटन है वेरीफाई योर फोन, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपको अगली स्लाइड पे पहुंचा दिया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप यहाँ स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको अपना देश का कोड डालने की आवश्यकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप लोग देख पा रहे हैं ये +61 होता है, और आपके देश के हिसाब से आपका अलग कंट्री कोड हो सकता है। तो जैसे भारत के लिए +91 है, तो जो शून्य आपका मोबाइल नंबर के साथ जो उससे पहले लगाया जाता है उसको बदल दिया जाएगा आपके कंट्री कोड से। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में 04 है, +04 है, तो उसकी जगह मैं यहाँ भरूंगा +614 और उसके बाद मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा। तो ये करने के बाद आपको ईमेल प्राप्त होगा अपने ईमेल एड्रेस पे। और आइए हम अगली स्लाइड पर चलें। और ईमेल कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये उसी प्रकार से दिखेगा जैसे हमने काम किया था ईमेल वेरिफिकेशन के दौरान, हमें वही यहाँ पे करना है। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का विषय मिलेगा कि फोन नंबर आपका जोड़ दिया गया है। तो आपको यहाँ पे ये पता लगाना है कि ईमेल कहाँ से आया है। तो यहाँ पर ये इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो मोबाइल नंबर है उससे उसका पुष्टिकरण करेगा। तो यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस ये दर्शाएगा, डिवाइस का नाम बताएगा और समय बताएगा कि जब आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई किया गया है। तो आप ये देखें कि हम किस तरीके से इस प्रक्रिया के साथ एकदम सजग होके ये प्रक्रिया को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। तो ये दो जो कदम है पहले से पूरे हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया सरलता से ये वेरीफाई हो गए हैं। और अब हमारा तीसरा बिंदु है और ये है कि हमें हमारी पहचान की जानकारी देनी है। तो ये जो नीला बटन है आप इस पे क्लिक करेंगे, सबमिट योर इन्फॉर्मेशन, यानी आपको अपनी जानकारी यहाँ पे देनी है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बस सुनिश्चित करना है कि आपका वेबकैम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और आपके हाथ में आपका मान्य आईडी दस्तावेज जरूर होना चाहिए। महत्वपूर्ण है कि आपका जो कैमरा है वेबकैम बढ़िया तरीके से काम करे, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है यहाँ उसकी फोटो ली जाएगी और आपको दाएं और बाएं अपने चेहरे का स्कैन करके फोटो डालने की आवश्यकता होगी। तो आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी हाँ, ये जो प्रक्रिया है यहाँ पे आपको क्या करने की आवश्यकता है, इसको पूरा करने के लिए केवल आपके पास 10 सेकंड का समय होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, कैमरे के बीचों बीच देखना है, दाईं ओर गर्दन घुमानी है और उसके बाद बाईं ओर गर्दन घुमानी है और ये आपके चेहरे के सभी एंगल को पूरे तरीके से कैप्चर कर लेगा, जो कि केवल आप ये दर्शाएगा कि ये चेहरा आप ही का है। और फिर ये जो नीला बटन है आप इस पे क्लिक करेंगे कि वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करें और इसके लिए 5 क्षण का काउंटडाउन होगा और उसके बाद आपको 10 सेकंड का समय आपका शुरू होगा। तो मैंने क्या किया, व्यक्तिगत रूप से मैंने बस कैमरे की ओर देखा 3 क्षण के लिए और उसके बाद 1 2 3 दाईं ओर गर्दन घुमाई और फिर 1 2 3 मन में गिनता हुआ मैंने अपनी गर्दन को बाईं ओर घुमाया और वापस से बीच में ले आया। तो ये कुल मिला के 10 क्षण के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आइए अगली स्लाइड पर चलें। जब आप ये कर देते हैं तो इसी प्रकार से हमें ये आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के साथ करना है। तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका आइडेंटिटी कार्ड या जो पासपोर्ट है जो आपको प्राप्त होता है यह आपके देश के हिसाब से विशिष्ट होता है। तो कुछ जो देश हैं उनको या तो आइडेंटिटी कार्ड का विकल्प मिलता है और कुछ देशों के लिए हमने ड्राइविंग लाइसेंस का विकल्प खोला है, पर सभी देशों के लिए पासपोर्ट का ऑप्शन उपलब्ध है। अगर आपको यहाँ पे खुद को स्थापना करानी है तो ये दस्तावेज है। तो आपको यहाँ पे आई कंफर्म माई आइडेंटिटी वाला जो बटन है आप उस पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट
ऑफ कंट्री इशू, जैसे कि मान लीजिए जो मेरा अगर जो जहाँ पे जारी हुआ है दस्तावेज, तो मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखा है। और अगर मान लीजिए कि ड्राइविंग लाइसेंस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आप उस पे क्लिक करेंगे और उससे आप अपने देश को चुन सकते हैं इसी प्रकार। और आई कंफर्म माई आइडेंटिटी बटन पे क्लिक करते हुए आप अगली स्लाइड पे आएंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपके पास कुछ और विकल्प है जिसके माध्यम से आप अपना एक चित्र खींच सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि मेरा मेरा जो वेब काम है वो बढ़िया तरीके से काम नहीं करता है। और कई बार क्या होता है कि दस्तावेज की फोटो खींचते हुए जो चित्र है वो ब्लर हो जाता है। तो या तो आप वेबकाम का उपयोग करें, अगर वेबकाम बढ़िया अच्छे तरीके से सटीक और स्पष्ट फोटो आपकी खींच पाता है और उसके अंदर सभी जो विवरण है आपके दस्तावेज के वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पानी जैसा, दर्पण जैसा साफ होना चाहिए। और यहाँ पे हमारी एक टीम है पेशेवर लोगों की, जहाँ पे वो प्रत्येक जानकारी को क्रॉस चेक करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि हाँ, ये जो व्यक्ति है वास्तविक व्यक्ति है और ग्लोबल यूनिट पे के मंच पे शामिल होने के लिए बिल्कुल ये लायक है उसके। तो अगर मान लीजिए अगर आपका वेबकैम बढ़िया तरीके से काम नहीं करता है और अगर इस प्रकार की जो समस्या है आपको आपको वो देखने का मौका मिलता है कि आपका अगर कैमरा बढ़िया तरीके से काम नहीं करता है, तो नीचे दाईं ओर आप अपलोड फोटो का आपके पास विकल्प आएगा। आप अपना फोन लीजिए और अपने फोन से अगर उसका रेजोल्यूशन अच्छा है तो आपको दस्तावेज का पहला भाग, जो सामने वाला भाग है और जो पिछला भाग है, दोनों का फोटो लेने की जरूरत है अपने फोन के माध्यम से। और मान लीजिए कि अगर आप वेबकैम के माध्यम को भी चुनते हैं तो भी आपको सामने का भाग और जो पिछली तरफ है दस्तावेज की, दोनों के चित्र को देने की जरूरत होगी। तो इसी प्रकार से आप अपलोड के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ कुछ आपको उदाहरण दिए हैं कि यहाँ देखिए कि जो दस्तावेज है यहाँ पे आप सभी विवरण को नहीं देख पा रहे हैं। तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि जो भी जानकारी है वो फोकस में हो और पूर्ण रूप से क्लियर हो। तो यहाँ पे आपका जो जन्म तिथि है, आपका पता है, सारी सारी चीजों का जो विवरण है वो समाप्त आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिखना चाहिए सामने वाले को। और अगर वो सरल तरीके से अगर दिखाई देता है सामने वाले आधिकारिक व्यक्ति को, तो वो बहुत ही आराम से इसको वेरीफाई कर देंगे। तो इस स्लाइड पे अब हम बात करेंगे कि जो भी जानकारी आपकी आईडी में है वही आपको यहाँ पे भरनी है। आपको चुनना है कि आप श्रीमान हैं या श्रीमती हैं। उसके बाद आपको आपका जो जन्म तिथि है सो लिखनी है। तो ये फॉर्मेट है जैसा आपके दस्तावेज में है उसी प्रकार से आपको यहाँ भरना है। मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है कि आपको पहले माह डालना है, फिर डेट डालनी है और फिर साल डालना है। तो जिस प्रकार से, जिस प्रारूप में उन्होंने आपसे तिथि मांगी है आपके जन्म की, उसी तरह से आप उसे भरें। तो आपका जो आईडी है उसके अंदर आपका पहला नाम, उपनाम डालना है अगर आपका बीच का नाम नहीं है तो। और मान लीजिए आपका पहला और बीच का नाम है, तो आपको पहला और बीच का नाम डालना है और उसके बाद ही आपको सरनेम यानी उपनेम पे जाना है। और फिर इसके बाद आपको नागरिकता के बारे में बताना है, आप कौन से देश की नागरिकता के मानव हैं। और फिर इसके बाद आपको ये बताना है कि ये जो आपका दस्तावेज है इसकी मान्यता कब समाप्त हो रही है। मेरे ख्याल से पासपोर्ट के लिए 10 साल का मान्यता होती है। तो कोई भी आपका अगर दस्तावेज है उसका कम से कम, आप जिसका भी उपयोग कर रहे हैं, कम से कम उस दस्तावेज का उपयोग करें जो कि 6 महीने तक एक्सपायर ना हो रहा हो और उसकी मान्यता बनी रहे। तो आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पे आपको एक नीला बटन बहुत मिलेगा, आप उस बढ़िया। पे क्लिक कर। और यहाँ पर हम लोग जो जो जानकारी है वो हम लोग अपने दस्तावेज से डालेंगे। दस्तावेज से जो पता है हम लोग वो डालेंगे जैसा कि दस्तावेज पर लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ पर पता डालेंगे, शहर डालेंगे और साथ ही साथ आप डालेंगे
पिन कोड और आप लिखेंगे कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, आवासीय कहाँ के हैं। और एक चीज और यहाँ पर मांगी जा रही है कि जो ये जो दस्तावेज है ये कौन से देश में जारी किया गया है। उसके बाद आप फिर से अगले कदम के ऊपर बढ़ जाएंगे। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ईमेल का पुष्टिकरण हो चुका है, वेरीफाइड दिखाई दे रहा है। फोन का पुष्टिकरण भी हो चुका है, वेरीफाइड दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां तक हमारी अपनी पहचान की बात है, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन की बात है, तो वो कह रहा है कि ये प्रसंस्करण चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग उस चरण में पहुंच गए हैं जहां पर हमारी की सारी जानकारी एएमएल अफसर के ऊपर जाएगी और वो देखेंगे कि जानकारी के हिसाब से हमारा सत्यापन होगा कि नहीं होगा। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अब सबमिट फॉर्म जो है उसके ऊपर हम बटन को दबाएंगे और हम आगे जाएंगे। और यहाँ पर आपकी जानकारी पूछी जा रही है और ये जानकारी आपको अपने पासपोर्ट के हिसाब से देनी है। आपका पहला नाम, उपनाम, और बिल्कुल वैसे जैसा कि पासपोर्ट के ऊपर है। और यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर अगर आपके कुछ पुराने नाम हैं या आपको किसी और नाम से जाना जाता है, तो ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो ऐसी फील्ड्स दी गई हैं जहां पर आपको बताया गया है कि अगर आपको कोई और नाम से जाना जाता था, जैसे शादी से पहले, जैसे कि मेरे जो मेरी जो माता जी हैं उनका उपनाम वॉर्ड है, लेकिन उनका जो जो नाम है वो किंग है। तो इसीलिए वो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें आप डाल सकते हैं। तो आप ये सारी की सारी चीजें डालेंगे, उसके बाद आपका मैं ध्यान लेकर आना चाहूंगा जहां पर मैंने लिखा है 2। तो ये जो 2 नंबर है ये पहचान संख्या है और ये पहचान संख्या वो है जो आपने दस्तावेज दिया है, यानी कि आपके पासपोर्ट का नंबर। तो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिया है तो आपको मालूम है कि उसकी संख्या क्या है, पासपोर्ट की संख्या क्या है तो आपको मालूम है कि आपका पासपोर्ट संख्या क्या है। और उसी के हिसाब से आप अपने दस्तावेज का पहचान संख्या यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो तीसरे जो जो स्थान है उसके अंदर हम जन्म तिथि डालेंगे, लेकिन फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ईयर ईयर ईयर, एम एम, मंथ मंथ और डेट डेट, यानी कि पहले वो साल जब आप पैदा हुए थे, वो महीना जब आप पैदा हुए थे, और वो दिन जहां आप पैदा हुए जब आप पैदा हुए थे। और उसके बाद आपको ये भी लिखना है कि आप कौन से देश में पैदा हुए थे। तो चलिए, ये बहुत सरल सी जानकारी थी। ये जानकारी देने के बाद हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या वर्तमान आवासीय पता है, और हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो तो आपको आगे चलकर आपको या तो एक सरकारी दस्तावेज या यूटिलिटी बिल की जरूरत होगी। और जो यहाँ पर जो आप पता लिखेंगे वो जैसे कि आपके पते के दस्तावेज के ऊपर निर्धारित है, निर्दिष्ट है। तो आप यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं पता, उसके बाद शहर, उसके बाद देश और उसके बाद पोस्टल कोड। और साथ ही साथ अगर के पास एक और पता है जहां पर आप अपनी डाक प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप यस लिखेंगे। और जैसे ही आप यस का चुनाव करेंगे तो आप उसको भी डाल सकते हैं। और नहीं तो आप जो हैं आप यहाँ पर अपना जो पता है जैसा कि आपका दस्तावेज पर लिखा है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि आपके देश का जो है, जो आप किस देश के नागरिक हैं। और अगर आपके पास दोहरी नागरिकता है तो आप वो यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हूँ, और यदि मेरे पास कोई और देश की नागरिकता होती जैसे इंग्लैंड की, तो मैं वो भी यहाँ पर उसको लिखता दूसरे नंबर के ऊपर। तो
यहाँ पर आप सबसे पहले देश का नाम डालेंगे, उसके बाद किस दस्तावेज आपने जो चुनाव किया है अपलोड करने के लिए, जैसे कि पासपोर्ट। और उसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे आप पहचान संख्या, जो कि हम लोगों ने 2 स्लाइड पहले डाला था। और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे कि जो वैधता है उस दस्तावेज की वो कब तक की है, तो एक्सपायरी डेट उसकी कब तक की है। तो अगर आपको एक और पासपोर्ट है, क्योंकि अगर आपके पास दोहरी नागरिकता है तो आपके पास दूसरा पासपोर्ट भी होगा, तो वो दूसरे पासपोर्ट की भी जानकारी आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद हम लोगों को केवल अपना कांटेक्ट नंबर डालना है। और अगर आप डाल रहे हैं तो आप पहले अपना देश का कोड डालेंगे, जो कि भारत के लिए प्लस 91 है, यानी कि 91 है। उसके बाद आप डालेंगे आपका एसटीडी कोड, जहां पर आप रहते हैं, जो आपके शहर का होगा, और आपका नंबर। और अगर आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो सबसे पहले देश का कोड, और उसके बाद अपना 10 अंकों का फोन नंबर यहाँ दर्ज करेंगे। और ईमेल के अंदर आपको ये देखना है कि वही ईमेल डालिए जो कि आपने इस प्रस्तुति की शुरुआत में डाला था। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा आपके लिए जटिल है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि जिनके राजनीतिक संबंध हैं, या जो पार्टनर हैं, या वो सहकर्मी हैं, या फिर वो रिश्तेदार हैं, उन लोगों के अ, जो कि राजनीति में है। तो आप ये ग्लोबल पे का अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। और उसके लिए आपको सबसे पहले ये अस्वीकरण पढ़ना होगा, डिस्क्लेमर पढ़ना होगा। और वो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप किसी को जानते हैं जो कि राजनीति से है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और आप उनसे सीधा उनका रिश्ता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास कुछ ऐसे दोस्त हैं फेसबुक के अंदर तो वो यहाँ पे आएंगे, वो नहीं मुझे लगता। लेकिन हाँ, यदि आप किसी जो आपके कोई रिश्तेदार हैं, या आप किसी के सहकर्मी हैं, तो आप यहाँ पर डालेंगे कि आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे। और जैसे ही आप हाँ डालेंगे तो आपको मैं बता दूं कि आप अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। और उसके बाद आप जो हैं यहाँ पे लिखेंगे कि, और नहीं तो आप यहाँ पर नौ लिख नहीं तो आप ना करेंगे। और यहाँ पर आपसे ये अस्वीकरण लिया जा रहा है कि आज की तारीख में जो आप जानकारी दे रहे हैं वो आपके हिसाब से सबसे सही है, सबसे ताजी जानकारी है। अगर आप यहाँ पर कोई झूठी जानकारी देंगे तो आपको आर्टिकल 251, जो कि स्विस पीनल कोड है, उसके हिसाब से आपको दंड दिया जा सकता है। और ये सारी की सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। और आपको यहाँ पर जो भी आप जानकारी डाल रहे हैं तो आप इसको एक बार, 2 बार जरूर पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, 4 बार पढ़ लें कि आप यहाँ पर सही जानकारी दे रहे हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो अब हम लोग आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। और उसके बाद अगर आप मुझे प्लस दबाकर चैट पे बताएं कि अगर आप लोग खुश हैं कि हम लोग आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। आपके प्रतिपुष्टि का इंतजार कर रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मुझे फॉलो कर पा रहे हैं, मेरा अनुसरण कर पा रहे हैं। आपकी प्रतिपुष्टि का धन्यवाद। इक्वल टू दबाया आपने, धन्यवाद। और यहाँ पर और अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके जो आयकर विभाग है आपको कैसे जानता है, और आपको वो जानकारी यहाँ पर जमा करनी है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि आप कौन से देश का टैक्स भरते हैं, कर भरते हैं। अगर आप स्कॉटलैंड में हैं लेकिन आप इंग्लैंड के निवासी हैं, तो आप यहाँ पर जो टैक्स नंबर है वो आप स्कॉटलैंड का ही डालेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप वो टैक्स नंबर डालेंगे जहां पर आप काम कर रहे हैं, और जहां पर आप आयकर जो है वो उसका भुगतान कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी
जानकारी देंगे कौन से देश के अंदर है, उसके बाद टीआईएन अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर आप उपलब्ध नहीं है लिख सकते हैं, नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये क्यों उपलब्ध नहीं है, तो आप वहां पर जरूर डालिए। और उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कि क्या कारण है, और उन कारणों में कि आपके लिए ये 3 विकल्प दिए जा रहे हैं। और पहला आपको विकल्प है कि मैं यूएस का नागरिक हूं, आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और आप सारे के सारे आयकर का भुगतान यूएस में करते हैं। दूसरा कि मैं यूएस में पैदा तो हुआ था, लेकिन अब मैं यूएस का नागरिक नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपनी नागरिकता जो है वो दे दी है, और उस नागरिकता जो आपने आपने वापस कर दी है, वो एक जो दस्तावेज है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और तीसरी विकल्प कि जो हम सभी के लिए होगा, बहुत सारे लोगों के लिए होगा, कि मैं यूएस का नागरिक नहीं हूं, और साथ ही साथ मैं आयकर के मामलों में यूएस से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो बस ये 3 विकल्प हैं और हम लोग यहाँ पर तीसरे विकल्प का चुनाव करेंगे। चलिए आइए आगे चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग जानकारी देने वाले हैं कि अ, हम लोग वो जानकारी देंगे जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर को चाहिए। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपके क्या क्या स्रोत हैं आय के, और आप अपने वॉलेट को कैसे आप उसके अंदर टॉप अप करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या कार्य करते हैं, और आप यहाँ पर अगर आप डालेंगे तो आप डालें कि चाहे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो भी आप यहाँ पर लिखेंगे कि हम लोग अगर आपके पास कोई आपका आपकी आय जो है वो आपके परिवार वाले आपको दे रहे हैं, तो आप वो वहां पर लिखिए। अगर आपको लॉटरी मिली है तो भी मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। और यहाँ पर हम लोग ये सारी की सारी चीजें लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर अपने वेतन डालने वाले हैं तो आप वेतन लिखेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे यदि आप अपनी बचत को टॉप अप करने वाले हैं, या आप कोई आपके पास प्रतिभूतियां हैं जिससे आप टॉप अप करने वाले हैं, तो आप जो भी आपके ऊपर वैध है, जो भी आपके ऊपर लागू होता है, वो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर अगर संतुष्ट होगा, तो वो आपसे आपकी आवेदन को स्वीकार कर देगा, नहीं तो उसको अस्वीकार कर देगा, और कुछ चीज आपसे दस्तावेज, अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी मांग सकता है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि आप क्या करते हैं, तो आपको बताया जा पूछा जा रहा है आप तो आप रोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, तो वो सारी की सारी जानकारी आपको देनी है। उसी के बाद हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आप ये अकाउंट क्यों खोलना चाहते हैं। तो क्या आप ये व्यक्तिगत खर्चों के लिए, या व्यवसाय से संबंधित खर्चों के लिए, आप किस चीज के लिए ये अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो क्या आप यहाँ पर अगर आप देखिए, मुझे लगता है कि घर के खर्चों के लिए ये एक टिक यहाँ पर होगा। और यदि आप अगर व्यवसाय में भी इसका इस्तेमाल करेंगे कि आप जो है आप हस्तांतरण करेंगे, तो वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं जो आपके ऊपर लागू होती हैं। और अंत में जो आपको देखना है कि, और अगर यहाँ पर अगर कोई चीज आपके पास आपके ऊपर लागू नहीं होती तो आप उसको टिक मत कीजिए। लेकिन उसके बाद आप जो हैं, जो जो आखिरी कदम होगा वो ये होगा कि आप किसी भी बैंक की जानकारी आप यहाँ डालेंगे, वो बैंक की जानकारी जिसके आप टॉपअप में इस्तेमाल करेंगे। तो जिस खाते को आप टॉपअप के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो खाता आपके अपने नाम पे है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आपके किस देश में वो बैंक स्थित है, आपका अकाउंट कहाँ पर है, और ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और अभी भी एएमएल को आप ऑफिसर को आप जानकारी दे रहे हैं,
तो सबसे ऊपर वो ये पूछा जा रहा है कि आपके जो पैसे हैं वो कौन से देश से प्राप्त होंगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण के लिए मैंने ऑस्ट्रेलिया लिखा है, क्योंकि मैं यूरोपियन यूनियन से पैसे नहीं भेजूंगा, स्विट्जरलैंड से पैसे नहीं भेजूंगा, मैं केवल ऑस्ट्रेलिया से ही भेजूंगा। तो हमारे लिए, भारत के लिए भी हम लोग यहाँ पर अदर का विकल्प चुनकर भारत लिखेंगे, इंडिया लिखेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास कोई और अकाउंट है जो किसी और देश में है और उसको ग्लोबल यूनिट पे के साथ आप जोड़ना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि कौन से देश में जो पैसे का हस्तांतरण है वो ग्लोबल यूनिट पे के अकाउंट से होगा, यानी ग्लोबल यूनिट पे के अकाउंट से हस्तांतरण कौन से देश में होगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं जो पैसे हैं वो ना तो मैं प्राप्त करूंगा और ना ही मैं भेजूंगा यूरोपियन यूनियन में या स्विट्जरलैंड में या किसी और देश में। तो हमारे लिए भी ये भारत यहाँ पर एक विकल्प हमें भरना होगा। उसके बाद तीसरे कदम पे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपके ऊपर लागू होता है आप उसको टिक करेंगे। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप जीयूपी का खासा किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर, क्योंकि यूएसडी है हमारे पास, स्विस फ्रैंक है, यूरो है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है, जो पैसे का हस्तांतरण सभी की सूची में होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सा 90% जो लोग जिनके पास ग्लोबल यूनिट पे है, तो वो यहाँ पर तीनों के तीनों बक्सों को वो यहाँ पर भरेंगे, टिक मारेंगे। और उसके बाद जो है, अगर आगे जाकर चीजें बदल जाती हैं तो आप जो है ये जानकारी आप बदल सकते हैं। तो चौथे और पांचवें कदम में हम क्या करने वाले हैं, तो ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके जो जो मंथली टर्नओवर है, जो आपका मात्रा है, वो कितनी होगी। तो क्या वो 1,000 यूरोज के से कम होगी, 1,000 यूरो से 5,000 यूरो के बीच में होगी, या 5,000 से या 10,000 यूरो के बीच में होगी, या 10,000 यूरो से भी ऊपर हो सकती है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर डालनी है और आपको सिर्फ एक ही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ दूसरे विकल्प को चुना, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो जो जानकारी या जो पैसे मैं हर महीने में अपेक्षा कर रहा हूँ कि इतने पैसे मैं जरूर डालूंगा, हो सकता है कि चीजें बदल जाएं बाद में, तो ये आपके शक्ति के बाहर है। लेकिन अभी के लिए आप जो है या तो एक विकल्प को चुनेंगे या दूसरे विकल्प को चुनेंगे। और पिछले हफ्ते की प्रस्तुति से मुझे ये प्रश्न पूछा गया है और मैं उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि ये सारी की सारी जानकारी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर के लिए पूछा जा रहा है। यदि आप बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, आप बहुत ज्यादा राशि जो है वो आप हस्तांतरण करेंगे ग्लोबल यूनिट पे में या ग्लोबल यूनिट पे के अकाउंट से निकालेंगे, तो बस वो ये देखना चाहते हैं कि जो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं वो वो बिल्कुल ही बिल्कुल पारदर्शी तरीके से आपके पास हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई काला धन या आतंकवाद से कमाया हुआ धन इस अकाउंट में आ रहा है। और यदि अगर आपका जो राशि है वो 15,000 से ऊपर चली जाती है, 15,000 यूरो से ऊपर चली जाती है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके आय का क्या स्रोत है। तो क्या ये व्यवसाय से आ रहा है, या ये, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपने लॉटरी जीती है। पर मैं यहाँ पे यूं कहूंगा कि बहुत सारे लोग जो हैं उनका पहला जो जमा राशि होगी वो यहाँ पर उनको ना करना है। और उसके बाद आप वो जानकारी डालिए जो आपकी राशि 15,000 यूरो से कम होगी। और अगर आप यहाँ पर ज्यादा डालते हैं, राशि ज्यादा डालते हैं, तो वो एएमएल ऑफिसर पूछेगा कि ये तो पैसा ज्यादा है, तो ये पैसा आया कहाँ से है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर आपको जो भरना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो दो दबाकर इसकी पुष्टि दीजिए। धन्यवाद।
तो मैं 2 की पुष्टि का वेट कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, यदि आपको ये स्लाइड पर लिखी हुई चीज़ें समझ में आ गई हैं। धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का हुक्म जी, और बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका प्रतिपुष्टि का। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर जो जानकारी आपसे पूछी जा रही है कि यहाँ पर ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट आप ही का है, और जो भी आप ही हैं जो इसके लेन देन के लिए जिम्मेदार होंगे। जो भी यहाँ पर खाते में जमा होगा या खाते से निकाला जाएगा, वो आप ही करेंगे। और यदि आप किसी और के लिए कर रहे हैं, तो आपके पास पीओए यानी कि पावर ऑफ अटर्नी होनी चाहिए। और ये और तो आपके पास या तो पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए, या और कोई आपके पास दस्तावेज होना चाहिए, जो यदि आप किसी और के लिए ये अकाउंट को चला रहे हैं, उसका संचालन कर रहे हैं। और यानी कि अगर आप यहाँ पर ना लिखते हैं, तो इसका मतलब तो आपके पास एक प्रश्न पूछा जाएगा कि वाकई में कौन व्यक्ति है जो इस अकाउंट के पीछे है, जिसके लिए आप ये अकाउंट संचालन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सरल सी चीज है। और यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर अगर आप किसी और के लिए ये अकाउंट संचालन कर रहे हैं, तो नहीं दबाइए, नो दबाइए, और जानकारी दीजिए कि आप किसके लिए ये अकाउंट संचालित कर रहे हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर ये लिखा हुआ है कि जो भी जानकारी इस प्रश्नावली में दी हुई है, वो बिल्कुल ठीक है। और आप ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर अभी तक कोई भी आपराधिक गतिविधियों में मैंने मेरा नाम किसी भी आपराधिक गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर ये लिखा जा रहा है कि यदि ऐसा मुझे आने वाले भविष्य में ऐसी कोई चीजें अगर ऐसा होता है, तो फिर मेरा जो अकाउंट है वो स्थगित कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत ये सारे के सारी वित्तीय अकाउंट खोल रहा हूं। और ये मैं इस चीज की भी पुष्टि करता हूं कि मैंने ये सारी की सारी चीजें पढ़ ली हैं, और जो भी जानकारी आपने मेरे से व्यक्तिगत तौर पे ली है, वो जानकारी मैंने स्वेच्छा से आपको दी है। और उसके बाद आप ये बड़े बड़े नीले बटन को आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग जो है, आपको ये एक और आइकॉन दिखाई देगा, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि 2 कदम का प्रतिपुष्टि कोड, 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड आपको भरना होगा। और ये वेरिफिकेशन कोड तब तक आपके पास नहीं आएगा जब ये नीला बटन जब तक आप नहीं दबाएंगे। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और जब आपने ये कोड आपने मंगवाया ईमेल के ऊपर, तो आपके पास एक और ईमेल आएगा जो ये कहेगा कि वेरिफिकेशन कोड ग्लोबल यूनिट पे का वो ये है। और यहाँ पर इस स्थिति के अंदर 882598 है। और ये आप हो सकता है कि आपके स्पैम में चला जाए, तो आप स्पैम भी अपना जांच लीजिएगा। और अगले कदम के लिए ये कोड का होना जरूरी है। और उसके बाद आप जो है वो यहाँ से कॉपी करेंगे और अगली स्लाइड के ऊपर उसको पेस्ट भी कर देंगे। तो आपका कोड मेरे कोड से अलग होगा, लेकिन मैंने केवल और केवल आपको एक उदाहरण दिया है। और ये यहाँ पर जो कोड है वो मैंने यहाँ पर डाला है। और उसके बाद जो है, मैंने यहाँ पर जब मैं ये कोड मैं भर दूंगा, तो उसके बाद हम लोग सबमिट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पर हम लोग खत्म हो रहे हैं। हम लोगों ने अपनी ईमेल प्रतिपुष्टि कर ली है, फोन का सत्यापन कर लिया है, और हमारी जो जानकारी है, जो हमारी स्वयं की जानकारी है, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है, वो भी प्रसंस्करण में है। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो हमारा व्यक्तिगत आवेदन था, वो भी प्रसंस्करण में है। और
अंत में आपको से केवल और केवल आपके पते के लिए पूछा जा रहा है, तो आप अपने पते की पुष्टि के लिए क्या दस्तावेज जमा कराएंगे, और उसके लिए आपको सबमिट फॉर्म का बटन दबाना होगा। और ये सबमिट फॉर्म का बटन जो है वो ग्रे होगा जब तक आप अपने इस कदम तक नहीं पहुंच जाते। मैंने यहाँ पर आपको पहले भी बताया है कि आपका जो पता है, जो आपका पते का जो दस्तावेज है, वो दस्तावेज हम लोग यहाँ पर डालते हैं। और हम लोग यहाँ पर चयन कर सकते हैं, चाहे वो एक बैंक स्टेटमेंट है, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, या हम लोग यूटिलिटी बिल है, चाहे वो गैस का है, पानी का है, या वो बिजली का है। और उसके बाद हम लोग जो है एक सरकारी दस्तावेज भी चुन सकते हैं, अगर उनके सभी के ऊपर जो पता है वो एक ही है, या हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि ये ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है वो सरकार द्वारा ही हम लोगों को जारी किया जाता है। तो आप लोग जो हैं यहाँ पर अपने पते का जो आपका सबूत है, वो पते का जो जो दस्तावेज है, वो आप यहाँ पर जमा करेंगे, अपलोड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए मैंने बैंक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था, जो कि जिसमें मेरे बैंक स्टेटमेंट में पूरी के पूरे 10 पृष्ठ मैंने दिखा दिए थे। और मैं आप लोगों को ऑनलाइन करना कहूंगा कि आप ऑनलाइन निकाल लीजिए, जिसपे पता स्पष्ट रूप से लिखा है। और आप जो हैं आप जो ये ये जरूर आप ये कहेंगे कि आप 3 महीने का ये दस्तावेज मांग रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप जब ये प्रक्रिया शुरू करने लगेंगे, केवाईसी टीम जब ये प्रक्रिया शुरू करेगी, तो उनके पास ये सारे के सारे जो जानकारी है उनके पास ताज़ी होनी चाहिए। और अगर वो 3 महीने का मांग रहे हैं, तो कम से कम आप 2 महीने का दस्तावेज जरूर दें, जो कि 2 महीने पुराना हो। तो इससे आपका थोड़ा सा समय बचेगा। तो अब आपके पास 3 विकल्प हैं। यहाँ पर आप अपने बैंक की या पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यूटिलिटी बिल दे सकते हैं जो पिछले 2 या 3 महीने पुराना हो। और उसके बाद आप जो है कोई भी सरकारी दस्तावेज दे सकते हैं जिस पे ये पता लिखा हुआ है। और यदि हम लोग कोई भी ऑनलाइन दस्तावेज आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, दस्तावेज फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो या तो वो जेपीईजी में हो, या फिर वो पीडीएफ में हो, और वो जो है वो 10 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं, और दूसरी बात, एक चीज का ध्यान रखिए कि ये सभी की सभी असल में होनी चाहिए, ओरिजिनल में अपलोड करनी चाहिए। किसी दस्तावेज की फोटोग्राफ खींचकर आप उसको अपलोड मत कीजिए। उससे आप जो है आप अपना वक्त जाया करेंगे। हमारी जिंदगी और भी चीजें हमें जिंदगी में करनी है। तो इसीलिए अगर आप कोई चीज पहली बार में सही प्रकार कर सकते हैं, तो आपको वो करनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी फाइल जो भी आपने इस्तेमाल की है उसको आप अपलोड कीजिए, और उसके बाद नीले बटन को दबा दीजिए। और आप जो है आप यहाँ पर आप उसको दबाइए और आपसे सबमिट कीजिए, और हम लोग फिर अगली स्लाइड के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अब हम लोग खत्म करने वाले हैं दोस्तों, और उससे पहले कि हम लोग प्रश्न उत्तर पे जाएं, मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा। जो आप अपना बैक ऑफिस पोर्टल में जाते हैं और ग्लोबल यूनिट पे के अकाउंट में जब आप जाते हैं, तो वहां पर आपके पास एक तीर है जो दिखा रहा है, और उसको अगर आप दबाएंगे तो एक ड्रॉप मेन्यू प्रकट हो जाएगा। और वहां से आप अपनी एक आईडी जो आपके लिए है उसको आप कॉपी कर लीजिए, और इसके बारे में मैं बाद में भी बताऊंगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर संदेश यानी मैसेजेस का टैब भी दिख रहा है, और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो जो मैसेजेस हैं, जो संदेश हैं, वो सपोर्ट टीम आप को संदेश भेज सकती है, या आपने अगर कोई सपोर्ट टिकट जारी किया है तो उसकी जानकारी यहाँ पर होगी। और यहाँ पर अगर कोई चीज ठीक नहीं है, तो आप
आपके बैक ऑफिस के अंदर ये चीज जो संदेश है वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और अगर आप जो है यहाँ पर आकर इस चीज को इसको देख सकते हैं कि क्या क्या संदेश आपको आपको प्राप्त हुए हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने कभी भी बैक ऑफिस ऑफिस से अगर आपने पैसे निकासी की कोशिश की हो तो आपको क्या चीजें चाहिए होंगी। आपको केवल एक यूनिक यूजर आईडी चाहिए। ये जो कॉपी है आपको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और इस प्रकार आप ग्लोबल यूनिट पे अकाउंट से आप पैसे जो है हस्तांतरित कर सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए और इसको आप नहीं तो कॉपी कर सकते हैं क्योंकि ये यूनिक आईडी जो है वो आपकी इवरिज बैक ऑफिस के ऊपर भी चलेगी। और आपको इस यूजर आईडी का इस्तेमाल करना होगा यदि आप सपोर्ट टीम को किसी चीज के लिए आप उनसे अगर कोई जानकारी चाहते हैं या समर्थन चाहते हैं तो ये आईडी आपको उनको देनी होगी। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो बहुत बढ़िया दोस्तों। और आप सभी लोग को कैसा लग रहा है? मुझे मालूम है कि बहुत ज्यादा जानकारी है और ये जो पूरा का पूरा जो सत्र है रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आपने अभी तक अपनी सत्यापन नहीं किया तो आप ये हमारे साथ कर सकते हैं और आप YouTube चैनल पे भी आपको ये वीडियो दिख जाएगा और कदम दर कदम आपको दिखाया जाएगा कि सत्यापन प्रक्रिया से कैसे गुजरना है। अब मैं प्रश्न उत्तरों के लिए तैयार हूं और यहाँ पर कोई प्रश्न हो तो आप चैट में लिखिए। और मुझसे कुछ पूछा जा रहा है कि हमारे जो भौतिक कार्ड्स हैं वो कब तैयार होंगे। तो ये प्रश्न जो है ये प्रश्न हम सभी की सूची में सबसे ऊपर है। मैं भी ये प्रश्न मार्शल से और वैलेंटाइन से पूछता जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग इस इस कार्ड का वितरण कैसे करेंगे ये चीज के ऊपर अभी परीक्षण चल रहा है। आप लोगों ने कुछ डमी कार्ड देखे होंगे और हम लोग देख रहे हैं कि क्या वो उनके पास उन पहुंच सकता है, डिलीवरी की जा सकती है। तो हम लोग उसी की ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि ये कब तक आपके पास उपलब्ध होंगे, पर ये कार्ड जैसे ही उपलब्ध होंगे और इसकी घोषणा आपको कर दी जाएगी। चाहे वो आपको बैक ऑफिस से या मुझसे या मार्शल से आपको ये जानकारी मुहैया कराई जाएगी और आप अपने भौतिक कार्ड के साथ चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ग्लोबल यूनिट पे का अकाउंट जो है वो अपने देश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेर निल्सन यहाँ पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये प्रश्न मैं आपका नहीं उत्तर दे सकता हूँ। ये प्रश्न है कि जो नया वॉलेट है वो यूएसडीसी के साथ कब तैयार हो जाएगा। तो ये प्रश्न का उत्तर जो है मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं मार्शल को ये प्रश्न आगे कर दूंगा और वो आपको इसका उत्तर दे देंगे। और आप ये प्रश्न अगर चाहें तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मैं ये ईमेल आपके लिए यहाँ डाल रहा हूँ और ये ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। और यदि आप मुझे कुछ जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो वो ईमेल मुझे आप भेज सकते हैं। और ये जो जानकारी आपने यूएसडीसी के बारे में पूछी है वो मैं आपको जो है वो पूछ कर बता पाऊंगा। तो कोई और प्रश्न है? और यहाँ पर रूसी कक्ष से प्रश्न है कि हम लोग ये जो थ्री डी सिक्योरिटी जो थ्री डी सिक्योर जो एक फंक्शन है, एक विशेषता है, क्या हम लोग उसको उसको हम लोग बदल सकते हैं? मुझे माफ कीजिएगा, मैं तो केवल प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो क्या एक प्रश्न फिर से पूछ सकते हैं डेनिस आप? तो ये प्रश्न ये है कि बहुत सारे कार्ड्स के अंदर थ्री डी सिक्योर की विशेषता होती है। जब आप कभी भी कोई अंतरराष्ट्रीय लेन देन आप करना चाहते हैं तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं कि अगर उनको इस विशेषता को नहीं इस्तेमाल करना है तो क्या वो इसको बंद कर सकते हैं।
तो देखिए, ये एक और प्रश्न है जो मार्शल और वैलेंटीन दे सकते हैं। तो मैं इस प्रश्न को लिख लेता हूँ और उसके बाद उसका जवाब मैं दे पाऊंगा। अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं प्रश्न, तो आप वो प्रश्न मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये ईमेल मैंने आपको दे दिया है। और तो ये प्रश्न भी मार्शल और वैलेंटीन के लिए है। तो तो इटालियन कक्ष में एक प्रश्न है। और अगर मुझे एक हस्तांतरण मिला हो जर्मन अकाउंट से, और मुझे अभी तक वो हस्तांतरण नहीं मेरे अकाउंट में आया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग केवल और केवल जो है हम इटालियन आईबीएन के माध्यम से ही अपने पैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि मैंने जर्मन अकाउंट से मुझे पैसे आ रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो पैसे कहाँ गए। तो ये जो प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर कि जर्मन बैंकिंग पार्टनर के पास आप जाएं और उस बैंक से आप पूछें कि उन्होंने बहुत सारे केस ऐसे हुए, मामले ऐसे आए हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, जहां पर लोगों ने पैसे ग्लोबल यूनिट पे के अंदर पैसे डालने की कोशिश की, लेकिन बैंक ने वो पैसा जो है वो उसको उस लेन देन को आगे नहीं किया और उसको रोक दिया, क्योंकि उनको वो संदिग्ध लगा। तो आप जर्मन बैंक में जाएं और उनसे बात करें, और उसके बाद शायद वो आपके पैसों को जो है हस्तांतरण को वो आगे भेज सकें। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। तो अब एक प्रश्न और है कि हम लोग किस प्रकार अपने ग्लोबल यूनिट पे अकाउंट को यूनिटेक्स अकाउंट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये एक ही तरीके से कर सकते हैं, और वो है कि आप अगर बिटकॉइन जो है ग्लोबल यूनिट पे से बिटकॉइन खरीदें, और वो बिटकॉइन जो है वो आप यूनिटेक्स अकाउंट में भेज दें, जहां तक मुझे पता है। लेकिन बीच में बातें चल रही थी कि यहाँ पर हम लोग जो है वो अकाउंट को हम लोग दोनों अकाउंट को एक दूसरे से जोड़ देंगे। लेकिन ये जानकारी कल की प्रस्तुति में आप मार्शल से पूछ सकते हैं, और मार्शल आपको बता पाएंगे, और वो आपको स्पष्टता देंगे कि ये अकाउंट जो है वो कैसे इस्तेमाल होगा। तो तमिल कक्ष से ये प्रश्न है। तो ग्लोबल यूनिट पे के अंदर अभी भी कोई भी शुल्क नहीं लगता है अकाउंट खोलने के लिए। तो क्या आने वाले भविष्य में हम लोगों से हमें आने वाले समय में क्या ये मुफ्त रहेगा या हमें इसका शुल्क देना होगा? मुझे लगता है कि भविष्य में ये मुफ्त ही रहेगा, लेकिन अगर आप आई बैन खोलते हैं तो आपको उसके लिए कुछ प्रभार देना होगा कि आप कौन से देश में आई बैन खोलना चाहते हैं। और अगर आप ग्लोबल यूनिट पे के लिए अगर आप कोई अकाउंट खोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई भी प्रभार आपको लगेगा। ये इवोरिच का है। इवोरिच इसके पीछे है, तो मुझे नहीं लगता कि इवोरिच कभी भी आपसे अतिरिक्त पैसे लेगा। और इसीलिए वहां पर आप जो है एक बेसिक अकाउंट खोलने के लिए आपको प्रभार देना होगा या कोई शुल्क देना होगा। और यहाँ पर आप जो है आप टॉप अप भी करते हैं, तो या उसके ऊपर भी कमीशन बहुत कम है। तो ये सारी की सारी चीजें, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रभार आपको लगेगा कि आपको जो है बेसिक अकाउंट के ऊपर, आपको मूल अकाउंट के ऊपर कोई प्रभार या शुल्क देना होगा। तो यहाँ पर रूसी कक्ष से एक और सवाल है, और ये कह रहे हैं कि 4 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं सत्यापन नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने 2 प्रश्न चिन्ह डाले हैं। तो देखिए,
एडन कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आप ग्लोबल यूनिट पे अकाउंट में जाइए और आपके पास आपकी एक यूजर आईडी होगी, या फिर आपको ये करना होगा कि आपको ईमेल कर दीजिए info@globalunitpay.ch और उसके साथ एक स्क्रीनशॉट डालिए अपने आईडी का, और आपको जो भी दिक्कत है आप उनसे ये पूछिए। और साथ ही साथ अगर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 4 महीने हो चुके हैं, तो मैं ये सोचता हूं कि उन्होंने आप लोगों को काफी ईमेल्स भेजे होंगे, लेकिन आप लोगों ने उनका जवाब नहीं दिया होगा, और शायद आपने उसको नहीं देखा होगा, तो उन्होंने उस अकाउंट को निलंबित कर दिया होगा। तो वो भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया होगा। तो हो सकता है कि आपको फिर से अपनी इस सत्यापन प्रक्रिया को शुरू करना होगा। तो यहाँ पर एक और प्रश्न है यहाँ पर कि जो जो हस्तांतरण का जो शुल्क है वो बहुत ज्यादा है, और यो कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप आई बैन का अकाउंट खोलते हैं तो ये एक ऑफशोर अकाउंट होता है, और इसीलिए मुझे नहीं मालूम कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। आपका जो, तो ये जो आपको, अगर आप एक अंतरराष्ट्रीय बैंक अकाउंट मिलता है, अकाउंट नंबर खोलते हैं, तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, और अगर आप यूरोपियन यूनियन से आई बैन लेते हैं तो उसके भी बहुत फायदे हैं। तो एक और प्रश्न है, अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो हमारे पास एक और प्रश्न का समय है। तो रूसी कक्ष में एक आग्रह आ रहा था कि हम लोग अगर ग्लोबल यूनिट पे अकाउंट को देख सकें कि वो वाकई कैसे दिखता है अंदर से, जिसका खुल गया हो अकाउंट, तो क्या आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आई। एडन बोल रहे हैं, तो डेनिस कह रहे हैं कि आप अकाउंट के अंदर कैसे दिखाई देता है, अगर आपके पास अकाउंट है तो उसके अंदर, उस अकाउंट के अंदर क्या क्या, अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीजें काम करती हैं, जैसे कि एक टूर होता है, अगर आप अकाउंट को देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सुझाव है, और ये सुझाव जो है मैं ये आगे बात करता हूँ, और ये हम आपको दिखा पाएंगे। और इस समय वो ग्लोबल यूनिट पे जो है वैलेंटीन जो है वो इसको देख रहे हैं, तो मैं उनके साथ बात करता हूँ, और हम लोग, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सुझाव है और ये हम दिखा भी पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे यहाँ पर मैं ये सत्र खत्म करता हूँ। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और मुझे मालूम है कि ग्लोबल यूनिट पे का हिस्सा बनना कितना जरूरी है, और जो भी ग्लोबल यूनिट पे के अंदर आता है वो हमारे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के साथ जुड़ता है। तो इसीलिए अगर आप कुछ भी डालते हैं, चाहे वो एवरेज के लोग या एवरेज के बाहर के लोग, और खास तौर पर जब ये कार्ड्स खुलेंगे, तब ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो, ये सारे के सारे जो 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 प्रभार हैं, या जो जो पूंजीकरण है, वो सभी का सभी जो है वो हमारे पोर्टफोलियो के मूल्य को बढ़ाएगा, और हम लोगों की मदद करेगा, हमारे ग्लोबल यूनिट पे जो कि हमारा बच्चा है उसकी मदद करेगा। तो चीजें हो रही हैं, और 2 महीने पहले जब मैं आया था और आज की तारीख में बहुत कुछ हो रहा है, और बहुत कुछ आगे भी होगा, और मैं आपको ये बताता रहूंगा कि क्या क्या चीजें ग्लोबल यूनिट पे में बदल रही हैं, कैसे कैसे इसका संक्रमण हो रहा है। तो अब हम लोग कल फिर से मिलेंगे मॉस्को समय 3 बजे, और मार्शल हम लोगों को व्यवसायिक प्रस्तुति देंगे ग्लोबल यूनिट पे के ऊपर। और इसीलिए तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का सत्र यहीं खत्म हुआ। आपके जुड़ने का धन्यवाद, और इसी के साथ आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे विदा लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगले सत्र में आपसे नए जोश के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिजनों का ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। शुभ संध्या।